एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सिंह, डायरेक्टर ऑफ क्रिएटिव माइंड। इसकी पहले वीडियो में हमने इस बात पे चर्चा की थी कि क्या बातें हैं जो कि हमारे ASD चाइल्ड को सूट नहीं करती हैं। आज की वीडियो में हम कुछ डू थेरेपी के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो पेरेंट्स को बच्चे को बिफोर थेरेपी देने के पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि एक बच्चे की डायग्नोसिस बन गई है, बच्चा थेरेपी सेंटर में थेरेपी लेने जा रहा है, उसके साथ साथ पेरेंट्स को अपने घर के वातावरण में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये है कि हर व्यक्ति का ये एक शेड्यूल, एक रूटीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर घर में हर मेल या फीमेल पर्सन का एक शेड्यूल होता है कि सुबह उठना है, तैयार होना है, ब्रेकफास्ट करना है, ऑफिस जाना है। इन द सेम वे हमारे स्पेशल गिफ्टेड बच्चों का भी शेड्यूल डिसाइडेड होना चाहिए। जितना ज़्यादा हम बच्चे को शेड्यूल में लाने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा हम बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और अगर हम उस शेड्यूल में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो उनको हम प्री प्रेडिक्शन के साथ बता के शेड्यूल में चेंज करेंगे। हर पेरेंट्स को रूटीन और शेड्यूल अपने घर के वातावरण के हिसाब से बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ फैमिली सर्विस वाली होती हैं, कुछ फैमिली बिजनेसमैन फैमिलीज होती हैं। किसी के घर में 11 बजे सोना जो है वो बहुत लेट माना जाता है, किसी के घर में 11 बजे सोना बहुत जल्दी माना जाता है। तो वो आपको अपने घर के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। और अगर किन्हीं कारणों से उन शेड्यूल में आपको चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो उसका भी प्रेडिक्शन आपको अपने बच्चे को देना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे बच्चे का एक फिक्स शेड्यूल और रूटीन होना चाहिए जब हम बच्चे की थेरेपी शुरू करते हैं। उसके साथ साथ दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें लगता है कि हमारा बच्चा तो बोलता ही नहीं है तो हम क्यों बातें करें, बट ये धारणा बिल्कुल गलत है। हमारा बच्चा समझता है बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन उसको कैसे प्रोसेस करके आपको आंसर देना वो हमारे बच्चे को नहीं पता होता है। तो हमें हर छोटे छोटे घर के कामों में हमें बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए। हम अगर किचन में काम कर रहे हैं, लाओ आके हमें आलू टमाटर प्याज कैसे अलग अलग रखना है, कौन सी हरी सब्जियां फ्रिज में रखनी चाहिए थी, बाद कपड़े जो है वॉशिंग मशीन से उतार के कैसे हमें स्टैंड पे डालना है, कैसे कपड़े उतार के तह लगाने हैं, कैसे मेल कपड़े और फीमेल कपड़े अलग लगाने हैं, बड़े कपड़े और छोटे कपड़े कैसे अलग लगाने हैं। हर छोटे बड़े कामों में हमें अपने बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए। साथ साथ हर जितने भी कामों में हम बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं वो हमें बच्चे से बात करना चाहिए। चलो अब हम वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालेंगे, अब हम कपड़े को बकेट में डालेंगे, कपड़े को बकेट में लाके हम स्टैंड पे ले जाएंगे और स्टैंड पे कपड़े को डालेंगे। हम हर बातें जो छोटी छोटी बातें हम बोलते रहेंगे, हमें आप सरप्राइज हो जाएंगे कुछ महीने बाद हमारा बच्चा हमारी हर कही हुई बातों को समझने लगेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको ये चीज़ें अपना एफर्ट डालना चाहिए, लेकिन आपको उस हर एफर्ट में बच्चे को टेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बस ये मेरा एक एम है या आपका ये एम होना चाहिए कि हमें बच्चे को हर छोटे बड़े कामों में घर के इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे की बहुत सारी मैचिंग और सॉर्टिंग और कमांड फॉलोइंग जो हम थेरेपी सेंटर में घंटों कराते हैं उसको घर में एक नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ हम पूरा करा सकते हैं। बेसिकली थेरेपी वही वर्क करती है जो बच्चे को फंक्शनल बनाए, और यहाँ हम बच्चे को घर के कामों में इन्वॉल्व करते हैं तो उसकी कमांड फॉलोइंग स्किल्स, उसकी फंक्शनल स्किल्स, उसकी एडियल स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगती हैं। इसलिए मेरी आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हर छोटी से छोटी चीज़ों में अपने बच्चे को इन्वॉल्व करिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बी कंसिस्टेंट ऑफ योर अवार्ड सिस्टम। अगर आपने बच्चे से कहा है कि अगर आप डाइनिंग टेबल पे बिना मोबाइल देखे खाना खाओगे तो मैं आपको 5 मिनट की मोबाइल दूंगी, तो डेफिनेटली फिर वो आपको फॉलो करना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि आपने अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो आपका बच्चा दोबारा उस एक्टिविटी के लिए रीइंफोर्समेंट नहीं होगा, रीइंफोर्स नहीं होगा, वो उसमें इंजॉय नहीं करेगा। तो अगर कोई प्रॉमिस आपने बच्चे के साथ किए हैं तो आप उसको जरूर निभाइए। अगर और प्रॉमिसेस भी ऐसे करिए जिसको आप पूरा कर सकते। वी आर ट्रीटिंग अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। हमारे 90 से 95% बच्चों को लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। तो जिस तरह से
से हम नॉर्मल बातें करते हैं उस तरह से बात को समझना शायद बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है। हमें अपनी आदत में स्लो और क्लैरिटी के साथ बात करने की आदत डाल लेनी चाहिए। नहाने चलेंगे, खाना खाएंगे, कपड़े डालेंगे, जितना आप स्लो और क्लैरिटी के साथ बच्चे से बात करेंगे उतना ही अच्छा बच्चे को लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बच्चे के साथ डेवलप होगा। जितने छोटे शब्दों का प्रयोग करेंगे और आप जब भी बच्चे से कोई बात करिए या बच्चे को कमांड दीजिए तो यह हमेशा ध्यान रखिए कि आपका आई कांटेक्ट बच्चे के साथ मेंटेन हो। हमेशा बच्चे के लेवल पे आके आप बच्चे से बात करिए। आप ऊपर से बोल रहे हैं रिशु चलो ये कर दो तो उसको नहीं समझ में आएगा। आपको रिशु को जो भी कमांड देने हैं रिशु के लेवल पे आइए और रिशु को कहिए ये करना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डू है बच्चे को कुछ भी सिखाने का कि आप हमेशा उसके साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करिए। हर पेरेंट्स के दिमाग में यही बातें होती हैं कि हमारा बच्चा बोल दे बोल दे बोल दे, एक वर्ड बोल दे, दो वर्ड बोल दे। हम बच्चे के कॉम्प्रिहेंशन पे और जो बच्चे का जेस्चर्स कम्युनिकेशन है या जो बच्चे की पॉइंटिंग है उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। अगर हम बच्चे के छोटे छोटे जेस्चर्स को, बच्चा हैप्पी हो रहा है या बच्चा पॉइंटिंग कर रहा है, इसको भी रीइंफोर्स करेंगे तो बच्चा बोलने के लिए और मोटिवेट होगा। तो ट्राई टू इनकरेज बच्चे के जेस्चर कम्युनिकेशन के लिए, बच्चे की पॉइंटिंग के लिए। हम बच्चे से हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं रिशु क्या चाहिए, तुम्हें क्या नहीं चाहिए। हमें ये क्वेश्चन से ज़्यादा हमें ये रखना चाहिए कि हमें हमेशा बच्चे को चॉइस दे के बात करनी चाहिए। रिशु पॉपकॉर्न चाहिए या बिस्किट चाहिए। पिक्चर्स के साथ बच्चे को दो चॉइसेस देते हैं तो उससे बच्चे की विजुअल परफॉर्मेंस एक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है, प्लस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इम्प्रूव होती है। बहुत मुश्किल होता है कि जब आपका बच्चा आपसे बोलता नहीं, आपसे बहुत कम्युनिकेट नहीं करता है, आप लगातार उसके साथ पैरेलल टॉक करते जा रहे हो, आप लगातार बोलते जा रहे हो। स्वाभाविक है कि आप कहीं ना कहीं टूटते हो, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप डिसहार्टन होने लगते हो, जब आप उदास होने लगते हो तो आपने जो पॉजिटिव मेहनत अपने बच्चे के साथ की रहती है, बच्चा अभी भी इमोशनली उदास होने लगता है। मुश्किल है लेकिन कोशिश यही करना है कि अगर हम कभी भी डिसहार्टन हो रहे हैं, कभी भी हम उदास हो रहे हैं तो हमें अपने बच्चे के सामने उदास नहीं होना है। कोई भी थेरेपी या कोई भी गोल्स आपको थेरेपी सेंटर से देता है तो उसको प्ले वे में कराना है, उसको प्रेशर के साथ नहीं कराना है। बहुत ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे एक प्रॉब्लम से में हैं, वो एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर से परेशान है, वो एक ब्रेन की व्यवस्था है और अगर हम उस पर प्रेशर डालते हैं तो उनकी परेशानी हो सकता है कि बढ़ जाए। इसलिए जो भी आप एक्टिविटी उठाइए, जो भी गोल्स उठाइए, उसको खेल खेल के बच्चे के साथ सिखाइए। मैं आपको 4 की फैक्टर बताऊंगी थेरेपी के सक्सेस के। सबसे पहला की फैक्टर ये है आप बच्चे को हर चीज़ें खेल खेल में सिखाइए। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे के छोटे से छोटे एफर्ट्स को आप प्रेज़ करिए। तीसरी चीज़ ये कि अपना पेशेंस कभी भी लूज़ मत करिए। और चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि आप बच्चे के साथ पैरेलल टॉक करिए। ये 4 पी जो हैं, प्रेज़, पेशेंस, प्ले एंड पैरेलल टॉक, ये 4 चीज़ें जो हैं आपके बच्चे की सक्सेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। मेरे आने वाले वीडियो में मेरे SLPs आपको बताएंगे व्हाट इज़ पैरेलल टॉक, क्या टेक्निक्स हैं, इस एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स पैरेलल टॉक करने से बच्चे की एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए। आपको हमसे किन किन टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्रिएटिव माइंड का जो मेन गोल्स है वो ये है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन एंड सपोर्ट एविडेंस बेस्ड थेरेपी इन UP। तो थैंक यू सो मच अगेन।